एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही है, तब आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होना स्वीकार करके आप खुश हो जाएंगे क्या कि आएंगे तो हम ही, इसलिए चंदा वंदा ढीला इधर करिए, तो सारा खेल उधर है, साइकोलॉजिकल गेम तो है ही। आम आदमी को इकोनॉमी के इन जार्गन से, ये कठिन कठिन शब्द है कि पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनसे मतलब नहीं होता। पब्लिक को मतलब होता है हमें क्या मिल रहा है। पब्लिक को चाहिए कि हमें रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं और ये गारंटी वो दे रहे हैं, तो उसके पहले उन्होंने वारंटी दी थी, और हम लोग जानते हैं वारंटी का एक टाइम पीरियड होता है, अपने आप खत्म हो जाती, 15 लाख वाली चली गई। कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए अगर आप ये बात कह रहे हैं भाई अडानी अंबानी के लिए बना देंगे हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, और उनके लिए तो बन भी चुकी है देखा जाए तो ये तो सूट बूट की सरकार है, अमीरों के लिए ही बात करेगी, और वो उन्होंने बता दिया है। 62-63% लोग इस देश में आज भी मोदी जी को रिजेक्ट करते हैं। अदरक का भाव क्या है, मिर्च का भाव क्या है, अब ये पूछेगा तो जो ताई जी हैं हमारी वित्त मंत्री जी, वो कहेंगे हम खाते ही नहीं, हमको खाने की जरूरत ही नहीं। कि मणिपुर जलता रहेगा तो आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होने का बात करते रहेंगे, इसका ढिंढोरा पीटेंगे। यूसी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगले तीसरे टर्म में, यानी कि उनके तीसरे कार्यकाल में, देश दुनिया की 3 अर्थव्यवस्थाओं में एक हो जाएगा, और हर भारतवासी के लिए बड़ी अच्छी खबर भी है, और होना भी चाहिए। कौन ऐसा देश में व्यक्ति होगा कि जो ये चाहेगा कि भारत तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे, पहले नंबर पे ना आए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी इस वक्तव्य के आधार पर अपना तीसरा टर्म ऑलरेडी सेट कर रहे हैं? एक तो सवाल है ये, और दूसरा सवाल ये है कि तीसरी ताकत बन जाएगी। पहले बहुत सारे जो दुनिया की तमाम बड़ी बड़ी एजेंसीज हैं, उन्होंने कह दिया है भारत के बारे में एक बड़ी अर्थव्यवस्था है। उससे आम आदमी के हिस्से में क्या आ रहा है, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हम लोग हाजिर हुए आपके सामने। दर्शकों, हमारे साथ एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल है। रविकांत जी हैं, किसी भी, मैं कहता हूं, भूमिका के मोहताज नहीं है, पूरा देश जानता है, कई प्लेटफॉर्म पे आके अपनी बात को बताते हैं और अपनी ज्ञान की रोशनी से लोगों को उस अंधेरे से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ लोगों ने, कुछ राजनीतिक दलों ने, या मैं कहता हूं कि आज के मीडिया ने, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, उसने जो अंधेरा छा दिया। और दूसरे हमारे साथ मीनू जैन जी हैं, बड़ी अच्छी वक्ता हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और बड़ी पैनी नजर रखती हैं राजनीतिक माहौल पर। हम शुरू करते हैं रविकांत जी आपसे। प्रधानमंत्री जी का कल बयान आया, देश गदगद है। क्या ये वो ऐसा लॉलीपॉप तो नहीं जो 15 लाख रुपए का था पहले? हालांकि अमित शाह जी की बड़ी मेहरबानी है कि उन्होंने वो क्लियर कर दिया था कि वो जुमला है। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या हम इस पर खुश हो जाएं या नहीं। मोदी जी ने ये बात कही है, एक तरफा देखा जाए तो बहुत खुशी का मौका है, लेकिन इसके पीछे का थोड़ा ये बता दीजिए कि आम आदमी के हिस्से में क्या चीज आने वाली है। जी हाँ, आपने पूछा आम आदमी के हिस्से में क्या चीज आने वाली है। जो आम आदमी है, 80 करोड़ की जनता को आम आदमी में गिना जाएगा, उसके हिस्से में तो 5 किलो राशन ही है। और ऐसा तो है नहीं कि रातों रात मोदी जी 6-9 महीने में अर्थव्यवस्था को इतना रॉकेट लगा के अंतरिक्ष में भेज देंगे कि वो 5 किलो राशन के बजाय पब्लिक को रोजगार मिल जाएगा, और वो 5 किलो राशन खाने वाली पब्लिक अब 1-2 लाख रुपए महीना कमाने लगेगी कि हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। इस किस कहाँ एक शेख चिल्ली का सपना लोगों को दिखा रहे हैं, मूर्ख बना रहे हैं, और जनता जो है वो मूर्ख बन रही है। आज देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। और आपने देखा होगा पिछले दिनों एक आंकड़ा आया था, उसमें बताया गया था कि 45% लोगों ने तो तंग आके रोजगार या नौकरी ढूंढना ही बंद कर दिया है। तो ये तो स्थिति है। पहले नौकरी रोजगार तो दिला दीजिए लोगों को, उसके बाद ही तो आप 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएंगे। भाई 80 रुपए तो आपका डॉलर है, और डॉलर के मुकाबले आपका रुपया चल रहा है। तो कहाँ आप कौन से इसकी बात कर रहे हैं? आपकी पर कैपिटा इनकम बता दीजिए ना। एक देखिए, देश की अर्थव्यवस्था का पैमाना देश की पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम मतलब प्रति व्यक्ति आय, कि हर व्यक्ति कितना पैसा कमाता है। हम 134वें नंबर पे हैं विश्व में उसमें। तो मतलब किसका बेवकूफ बना रहे हैं? और जैसा अभी रविकांत जी कह रहे थे कि आम आदमी को इकोनॉमी के इन जार्गन से, ये कठिन कठिन शब्द है कि पर कैपिटा इनकम, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इनसे मतलब नहीं होता। पब्लिक को मतलब होता है हमें क्या मिल रहा है। पब्लिक को चाहिए कि हमें रोजगार मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। नौकरियां बता दीजिए। आप आरक्षण के ऊपर आपने तलवार चलाई हुई है, आप निजीकरण कर रहे हैं सारी पब्लिक सेक्टर की कंपनियां, जिसमें कि आम आदमी को रोजगार मिलता था, जो वंचित तबके थे उनको रोजगार मिलता था, वो सब अब खत्म होने की तरफ है। और 2024 में अगर दोबारा आ गए मोदी जी तो बिल्कुल ही
वहां से खत्म हो जाएगा, वो भी आपको रोजगार मिलने की संभावना ही नहीं है। और जिस तरीके का सांप्रदायिक माहौल बना हुआ है देश के अंदर, नफरत की एक जहर फैला हुआ है पूरे हवा में, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे आएगा ऐसे माहौल में? कोई भी विदेशी जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है वो यहाँ अपना पैसा लगा के रिस्क में नहीं डालना चाहेगा कि इस देश में तो पता नहीं कब दंगे भड़क जाएं। और जो ये मणिपुर का वीडियो है, ऐसा नहीं है, इसका कोई अर्थव्यवस्था से डायरेक्ट लेना देना नहीं है, लेकिन एक लोगों में एक परसेप्शन हुआ है कि माहौल देखिए वहां क्या आदिम युग का माहौल हो रहा है, मध्यकालीन जो समय था उसमें हम चले गए हैं। तो मोदी जी को तो इस तरह जुमलेबाजी करने की आदत है। आपने देखा होगा कि अमेरिका की संसद में क्या कह के आए थे कि हमारे यहाँ हर साल एक IIT और एक IIM खुल रहा है। 23 मई को शायद उन्होंने कहा था ये। उसके बाद अभी किसी ने RTI लगाई कि भाई जरा नाम बताए कहाँ कहाँ खुले हैं वो जो IIM और IIT कहाँ कहाँ खुले हैं। उसमें बताया गया कि पिछले 5 सालों में कोई IIT या IIM खुला ही नहीं है देश के अंदर। तो ये उसी तरह का जुमला है 5 नंबर की अर्थव्यवस्था। पहले आप लोगों के हर घर हर हाथ को काम और हर मुंह को रोटी दें, तब ये दावा करें। कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए अगर आप ये बात कह रहे हैं भाई अडानी अंबानी के लिए बना देंगे हम 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था, और उनके लिए तो बन भी चुकी है देखा जाए तो ये तो सूट बूट की सरकार है, अमीरों के लिए ही बात करेगी, और वो उन्होंने बता दिया है। जी आप रविकांत जी। बिल्कुल सही बात है मीनू जी आपकी। हालांकि जो तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने कल ट्वीट भी किया है और लोकसभा से जो सवाल किया गया था उसका उन्होंने आंसर भी बताया। मोदी जी का वीडियो भी डाला था वो, जो लोकसभा में बता रहे थे कि हर साल एक IIT और एक IIM बनता है। लोकसभा से जवाब मिला कि पिछले 5 वर्षों में कोई भी नया नहीं बन पाया। तो जब इस तरह का वीडियो सामने आता है, लोगों ने वो भी देखा है, लोगों ने 15 लाख रुपए वाला वीडियो भी देखा है। लेकिन रविकांत जी उसके बावजूद भी देश की जनता प्रधानमंत्री जी के रूप में भी हमारे नरेंद्र मोदी जी को चुनती है, पसंद भी करती है। दुनिया में भी वो नंबर 1 लीडर बन गए हैं। तो इतना अगर मैं कहूं कि वो तथ्यों से परे है वीडियो, उसके बावजूद भी अगर वो ऐसी, मैं कह सकता हूं कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, लोगों को क्या हो गया है? आम आदमी के सामने तो बात आ ही जाती है ना, डिजिटल युग है। उसके बावजूद भी वो 15 लाख का, चलिए मान लिया पुरानी बात हो गई, लेकिन अभी लोकसभा में दिया गया बयान तो ताजा है, और अब ये ताजा बयान है कि तीसरे उस पर आ जाएंगे। तो ये लोगों के दिल में कैसे आ जाती है बात? अकल और जो है दिमाग तो सभी में है। जी रविकांत जी। देखिए जहीर साहब, एक तो मोदी जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, इस बात को मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि उनके पास एक बड़ा सोशल मीडिया का तंत्र भी है और पूरा मीडिया तो उनकी गोदी में बैठा ही हुआ है। तीसरी बात कि मोदी जी को जुमला कहने में कोई शर्म नहीं। वो ऐसे व्यक्ति हैं जो शर्म, हया, परंपरा, मूल इन सब से ऊपर हैं, नैतिकताएं, झूठ, फरेब, इन सब से वो ऊपर हैं। इसीलिए उनके भक्त उनको भगवान मानते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया कि भगवान ऐसा होता है कि जो झूठ, जुमला, फरेब, घृणा, नफरत, ऐसा भगवान पैदा करने वाला ये कलयुग में ही हो सकता है, जो उनके भक्त भी जानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? पहले जो आपने कहा कि मोदी जी जीत के आते हैं, और ये एक नैरेटिव है। ऐसे लगता है कि नहीं, इस देश के 140 करोड़ लोगों ने उनको जिताया है। 62-63% लोग इस देश में आज भी मोदी जी को रिजेक्ट करते हैं। कितने वोटों से वो जीत करके आते हैं? नंबर 1। नंबर 2, कुल मिलाकर के 2 चुनाव वो जीते, जिसमें से 2 नहीं, मैं सिर्फ एक ही मानता हूं। पहला चुनाव 2014 का, वो यूपीए का फेलियर था जिसकी वजह से वो जीते। पहली बार उन्होंने फेस किया अपने कार्यकाल को 2019 में। फेल तो वो तब भी हुए थे, लेकिन लोगों ने मौका दिया एक बार और। मैं इसको मौके के ही रूप में देखता हूं, क्योंकि 5 साल कम था, ये भी नैरेटिव चलाया जा रहा था। लेकिन तब से लेकर के और अब तक, मैं गंगा और गोमती से लेकर के और कावेरी तक कह सकता हूं कि बहुत पानी बह गया है। लोगों की आंखें खुल गई हैं और भक्तों की भी खुल गई। अब कुछ मैं सच के आंकड़े आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो ये, मोदी जी जो कह रहे हैं वो ठीक वैसे ही है जैसे हम ये कहें कि सुबह सूरज उगेगा। प्रधानमंत्री मीनू जी हो जाए, मैं हो जाऊं या जहीर साहब हो जाएं, दुनिया की तीसरी इकोनॉमी इंडिया को बनना है, ये कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1।
नंबर 2, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। 2007 में भी भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बन चुका था। तब मनमोहन सिंह थे और मनमोहन सिंह इकोनॉमिस्ट थे। उसके बाद आप देखिएगा कि चौथे और पांचवें पर वो गई, कुछ दुनिया में हलचल भी हो रही थी। तीसरी बात जो सबसे बुनियादी होती है किसी भी देश की इकोनॉमी में कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या है। अगर आपके पास 200 बिलियनियर हों और 100 करोड़ लोग गरीब हों तो क्या आप बोलेंगे कि देश बड़ा तरक्की कर रहा है? असमानता कितनी बढ़ी है इसी दरमियान। कोरोना काल में जब लोग भुखमरी की कगार पर थे, मोदी जी के अपने सबसे परम मित्र अडानी साहब एक दिन में 1002 करोड़ रुपया कमाई कर रहे थे। पर डे की कमाई थी उनकी ये। जिस समय लोग गरीब हो रहे थे उस समय जो कारपोरेट था, मैं समूचे कारपोरेट की बात कर रहा हूं, उसकी जो आमदनी थी वो 34 से 35% थी। और ये मैं आंकड़ा बिल्कुल दुरुस्त दे रहा हूं, CAGR का आंकड़ा है। 34 से 35% इकोनॉमी कारपोरेट की इकोनॉमी बढ़ रही थी। और इसीलिए उन्होंने किसके सामने बोला, आज जो मैं शुरू में कह रहा था, बैंकर्स के सामने, कारपोरेट घरानों के सामने, कि आएंगे तो हम ही, इसलिए चंदा वंदा ढीला इधर करिए। तो सारा खेल उधर है, साइकोलॉजिकल गेम तो है ही कि आएगा तो मोदी ही। अरे साहब, मोदी क्यों आएगा? इस देश में इंदिरा गांधी भी चुनाव हारी, राजीव गांधी जो सबसे बड़ा बहुमत लेकर के आए थे वो भी चुनाव हारे। आप उस अविश्वास प्रस्ताव का सामना पार्लियामेंट में तो कर लेंगे, लेकिन लोगों के उस अविश्वास का क्या होगा? उसने तो अभी प्रस्ताव दिया ही नहीं है आपको, वो तो इंतजार कर रहा है उस मई की तारीख का जो अगले साल आनी है। नोटिस उसका उस समय जाएगा, वो नोटिस नहीं देता है, वो सीधा मोहर लगाता है कि आप विश्वास है कि नहीं है। नंबर 3, वो बन रही इकोनॉमी हम सब जानते हैं। सवाल ये है कि मणिपुर जलता रहेगा तो आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होने का बात करते रहेंगे, इसका ढिंढोरा पीटेंगे। एक आदिवासी के मुंह पर पेशाब हो रही है तब आप दुनिया की तीसरी इकोनॉमी होना स्वीकार करके आप खुश हो जाएंगे क्या? नग्न महिलाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है, उनके साथ सामूहिक रेप हो रहे हैं, लोग बेघर हो गए हैं, घर जलाए जा रहे हैं, तो क्या हम ये भूल जाएं? इस देश के लोग ये सवाल नहीं खड़ा करेंगे। किसी दलित को मैला खिलाया जा रहा है मध्य प्रदेश में, वहां पर बीजेपी की सरकार है, तो हम तीसरी इकोनॉमी होने को लेकर के सारे सवालों से अपना मुंह मोड़ लें। इस बना पर क्या हमको चाहिए? दुनिया की तीसरी इकोनॉमी। और सवाल इस बात का भी है कि बेरोजगारी की हालात क्या है। जहीर साहब, इस समय जो ग्रेजुएट बेरोजगारी है वो दुनिया में सबसे ज्यादा है। भारत की परसेंटेज में बता रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा ग्रेजुएट बेरोजगारी भारत में है आज की तारीख में। इस देश में भुखमरी, गरीबी के हालात तो वही 81 करोड़ को आप लाइन में लगा करके उनके स्वाभिमान, उनके सम्मान को छीन करके उनके साथ जो मजाक कर रहे हैं, उनको जो आईना दिखा रहे हैं, क्या वो आपके इस तीसरे दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था को लेकर के चाटेगा? क्या वो क्या करेगा? 1100 रुपए में सिलेंडर जो मिल रहा है, और मैं क्या करूं इसको? 200 किलो प्रति केजी का टमाटर मैं खरीद सकता हूं क्या? मेरी भी सैलरी अगर पूछा जाए तो ठीक ठाक है। जब मैं 200 रुपए किलो टमाटर नहीं खा सकता, सच बात यह है कि ज्यादातर लोग तो इमली का इस्तेमाल कर रहे हैं इस समय। अदरक का भाव क्या है? मिर्च का भाव क्या है? अब ये पूछेगा तो जो ताई जी हैं हमारी वित्त मंत्री जी, वो कहेंगे हम खाते ही नहीं, हमको खाने की जरूरत ही नहीं। ऐसे कहीं सरकार चलती है? ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो मोदी जी जो कर रहे हैं और ये गारंटी वो दे रहे हैं, तो उसके पहले उन्होंने वारंटी दी थी। और हम लोग जानते हैं वारंटी का एक टाइम पीरियड होता, अपने आप खत्म हो जाती। 15 लाख वाली चली गई, लेकिन गारंटी का हाल भी ये मध्य प्रदेश में उन्होंने थोड़े दिनों पहले गारंटी दी थी, आपको याद है कि 70,000 करोड़ का घोटाला है और वो जेल जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। हुआ क्या? 8 दिन भी नहीं हुए डिप्टी सीएम बन गए। अजीत दादा जो चक्की पीसिंग कह रहे थे देवेंद्र फडणवीस,
अब वो वहां पीस करके खिला रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को, आजकल वित्त मंत्री भी है वो डिप्टी सीएम के साथ साथ। ये उनकी गारंटी का जो हाल है उसको आम आदमी क्या करे, उसको चाटे कि चूमे क्या करे, सवाल तो इस बात का है ना। और वो मैं कह रहा हूं कि वो ठीक वैसे ही है जैसे सुबह सूरज निकलेगा। तीसरी इकोनॉमी 2007 में भी भारत हो चुकी है और फिर उसको होना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसका मोदी से कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ सही बात है। इस बारे में तो रविकांत जी, IMF ने और जो गोल्डमैन जो है साचेट, उसने पहले ही बता दिया था कि देश जो है वो तीसरी अर्थव्यवस्था पर चला जाएगा। तो मोदी जी ने बयान दिया है, बात ठीक है। और मुझे आपकी बात पर एक बात और याद आ जाती है कि हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करेंगे। वो तो कल जो है बहुत चौंक करके पीछे की तरफ देख रही थी। स्मृति ईरानी जी जो है अपना जो है पूरा का पूरे तन्मयता के साथ बता रही थी जब बात, तो उस समय उन्होंने चौंक करके पीछे देखा कि मेरी सी कमीज से ज्यादा सफेद कमीज किसकी। बहरहाल अभी बेरोजगारी की बात की मीनू जी, रविकांत जी ने बड़ी अच्छी बात कही। पाकिस्तान को लेकर के हर कोई कंपैरिजन करता है। बेरोजगारी की बात में मुझे याद आ जाती है कि 7.7 हमारी बेरोजगारी है और पाकिस्तान की जो है मेरे पास डाटा है 6.3। अब ये बताइए कि जब तीसरे टर्म की बात की जा रही है कि तीसरी अर्थव्यवस्था में पहुंच जाएंगे, हालांकि मैंने अभी आपके सामने बताया, सर ने भी बताया कि वो तो पहुंच ही जाना है। हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारा जो स्ट्रेंथ है भारत की 140 करोड़ लोगों की, वो पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा खुला मार्केट है कि हम कोई अगर झुकाना भी चाहेगा तो नहीं झुक पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद ये बेरोजगारी के आंकड़े और तमाम जो है महंगाई के आंकड़े, ये चीजें छुप जाती हैं उस जुमले में जब प्रधानमंत्री जी अपने ही अंदाज में, अभी अभिनेता कहा सर ने, अपने ही वक्त अपने अंदाज में कहते हैं, उस सूरत में वो तमाम चीजें छुप जाती है बेरोजगारी की। तो बाकी लोग जो है इंटेलेक्चुअल्स जो हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं, जिनको भले कुछ भी कह दिया जाता हो, वो थोड़ा आंख खोलने की कोशिश भी कराते हैं लोगों को, कुछ बताते भी हैं कि भाई जमीन के हकायक और धरातल पे स्थिति यह है। लेकिन मीनू जी, क्या आपको लगता नहीं है कि मोदी जी का एक तरफ ये वक्तव्य और बेरोजगारी का ये आंकड़ा शायद उस समय धूमिल पड़ जाता है जब वो पूरी तन मन धन के साथ अपना प्रचार करते हैं? ऐसा लगता नहीं आपको? देखिए, मोदी जी करते रहे हैं प्रचार और लास्ट टाइम पे वो मोड़ भी देते हैं चुनावों का रिजल्ट। लेकिन हिमाचल और कर्नाटक के जो रिजल्ट आए, मैं थोड़ा सा राजनीतिक बात कर रही हूँ आपके आर्थिक से थोड़ा सा हट के, तो उसमें उससे साफ पता चलता है कि जो जनता थी उन्होंने मोदी जी की जुमलेबाजी या अभिनेताबाजी उसको नहीं खरीदा। उनको अपने बुनियादी मुद्दों पे टिकी रही जनता। हिमाचल की जनता अपने ओपीएस पे टिकी रही, अपने सिलेंडर की महंगाई पे टिकी रही, अपनी बिजली की महंगाई पे टिकी रही। कर्नाटक की जनता ने, उन्होंने बजरंगबली और बजरंग दल को, बजरंग दल की बात हो रही है और उन्होंने बजरंगबली का मुद्दा बना दिया, उन्होंने बजरंगबली को कूदा दिया मैदान में। लेकिन बजरंगबली के कूदने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं बदला। पब्लिक वॉइस मतदान करने के लिए सिलेंडर उसमें कांग्रेस ने होशियारी करी कि उन्होंने मतदान केंद्रों पे सिलेंडर लगा दिए। तो जो भी आता वहां अपने जो पोलिंग बूथ रहता है उनके, सॉरी वो उनका जो अपना हर एक पार्टी का अपना बूथ रहता है, तो उसपे वो जो वहां देख के और वो उनको देख के जा रहे, उनको याद आ जाता कि हमारा तो 1100 रुपए का सिलेंडर है, हमें कम कराना है। देखिए, ये जो महंगाई के बारे में और जो जिस चीज की आप बात कर रहे हैं, आप कहते हैं कि इनको सिलेंडर की महंगाई कम हो गई, जैसे कांग्रेस शासित राज्यों में 500 रुपए दिया या बिजली के लिए उनको थोड़ा सब्सिडाइज रेट पे मिल रही है, आप रेवड़ियां कहते हैं उनको। आप मतलब वेलफेयर स्टेट की बात कर रहे हैं तो आप उनको रेवड़ियां कहते हैं। देखिए, अगर आप रोजगार नहीं दे सकते पब्लिक को तो आपको उनको कुछ ना कुछ, ये इस तरह की जो वेलफेयर स्टेट है वो इस तरह की कुछ ना कुछ रियायतें देता है या कुछ इस तरह का कि 500 रुपया महीना दे दिया, 1000 रुपया महीना दे दिया, ताकि पब्लिक की परचेजिंग पावर बनी रहे, कुछ ना कुछ बाजार में एफएमसीजी एटलीस्ट कम से कम रोल ओवर होता रहे और बिक्री बनी रहे, ताकि प्रोडक्शन ना रुके। और दूसरी बात यह है, सबसे महत्वपूर्ण बात है, आप तो मैन्युफैक्चरिंग में ना के बराबर हैं, आप सर्विस सेक्टर में हैं ज्यादा करके, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आप विदेशी मदद के बगैर नहीं जा सकते आगे। तो वहां आपके यहाँ कौन आएगा ऐसे माहौल में? दिन रात जहां हिंदू मुसलमान, हिंदू ईसाई हो रहा है, तो वहां उस माहौल में आएगा कौन जहां हर वक्त एक अमन का खतरा रहता है इस देश के ऊपर कि हम ही लोग हैं, आप लोग हैं, सभी को रहता है कि पता नहीं कब कहां क्या एकदम अचानक शांति और अमन का खतरा और यहाँ कानून व्यवस्था की सिस्टम वो पैदा हो जाए। तो लोग देख रहे हैं और मोदी जुमलेबाजी से कुछ नहीं होता। और मोदी जी का तो क्या है कि ये कहना
2014 में पब्लिक ने आराम से उनका जुमला खरीदा, 15 लाख लोगों को लगा कि हाँ मिलेंगे हमारे। मैं बॉम्बे में थी उस वक्त, तो मेरे पास मेरी बाई आई सुबह सुबह, वो बोली भाभी मैं तो ना अभी दागिना खरीदेगी, दागिना बोली तो जेवर खरीदूंगी सोने के। और क्यों, मैंने कहा कैसे, तो बोलती मोदी जी आ रहे हैं ना, वो अभी 5,000 रुपया तोला सोना कर देगा। उस वक्त 20-22 हजार रुपए के करीब था। तो वो उनकी तो सबके क्रैश हो गए, कहाँ है आज 60,000 रुपए के करीब जा रहा है सोने का भाव। तो इस तरह के सपने दिखाना, और मोदी जी इस मामले में माहिर हैं करने में। देखिए जब तक इनका जादू चलता था चल रहा है। अब देखिए अगर आप तीसरे टर्म की बात कर भी रहे हैं तो आप सामने इंडिया जो INDIA है, जो गठबंधन बना है, इससे काफी तगड़ा, मोदी जी इससे बुरी तरह से हिले हुए हैं अंदर से। जो अभी रविकांत जी ने बताया कि अभी भी 60% से ज्यादा आबादी इनके विरोध में है। तो अगर ये सारा इंडिया जो आज एकजुटता दिखाई दे रही है, संसद में भी देख रहे हैं आप, अगर ये एकजुटता बनी रही आगे तक भी, चुनाव तक भी, तो मोदी जी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। और मोदी जी किसकी बात कर रहे हैं, मोदी जी औरों को तो 75 साल में रिटायर कर देते हैं। मोदी जी भी तो बीच टर्म में 75 साल के हो जाएंगे, 75 के हो जाएंगे। तो सही बात है मीनू जी आपके, बिल्कुल ठीक। तो ये तो बिल्कुल साफ जुमलेबाजी। और इनके यहाँ बीजेपी में मोदी जी के बाद कौन, वैक्यूम है, बिल्कुल नील, किसी को उभरने नहीं दिया है। मंत्री सारे नाम के मंत्री हैं, सब अपने अपने मंत्रालयों में बैठे रहते हैं, पीएमओ से कार्यालय, पूरा देश चल रहा है। तो ये स्थिति है, ये पब्लिक नहीं आएगी। और मोदी जी जब आएंगे, अगर तीसरा टर्म जब है ना, अभी तो आने का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ है अभी, दिल्ली दूरस्थ। मोदी जी हालांकि दिल्ली में बैठे, आप भी दिल्ली दूर बता रही हैं, रविकांत जी भी कह रहे हैं बहुत पानी बह गया है। मैं रविकांत जी आखिरी सवाल आपसे लूंगा, क्योंकि आपका पहला टर्म तो कट हो गया था टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। तो मैं पूछना चाहता हूँ, एक तो सवाल आपका था कि वो दूसरे बारे में सोचा लोगों ने कि साहब चलो एक बार और जो है मौका दे दिया जाए, लेकिन 2019 से पहले जितने भी सर्वेज आ रहे थे उसमें मोदी जी की हार यानी कि बीजेपी की हार बताई जा रही थी। लेकिन जैसे पुलवामा हुआ, वो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल गया आपके सामने। आपकी बड़ी बारीक नजर है, आप बड़े तजुर्बेकार व्यक्ति हैं। लेकिन मैं मीनू जी की एक बात को लेना चाहता हूं, और भारतीय जनता पार्टी के चूंकि कोई यहाँ पर प्रवक्ता मौजूद नहीं है, तो मैं उन्हीं की तरफ से एक सवाल कर देता हूँ। ये कहा जाता है कि हिमाचल जीत गई कांग्रेस और कर्नाटक जीत गई कांग्रेस। अब हिमाचल में सिर्फ 37,000 वोटों का फर्क था टोटल ओवरऑल, वहां पर वोट कम नहीं मिला है बीजेपी को, पॉइंट कुछ परसेंट में जाकर के वो कम है। ओपीएस की स्कीम ने लास्ट में आकर के कुछ रोल अदा कर दिया, वो बात दीगर है। और कर्नाटक में तो हार के बावजूद भी उनका वोट परसेंटेज बढ़ा है। जो लोकसभा में ये उम्मीद जताता कि संभव है कि वो दोबारा से फिर कीर्तिमान स्थापित कर दें, कोई 25-26 सीटों वाला। तो ये तमाम बातें अब जुमलेबाजी कह रहे हैं लोग या नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जमीनी हालात तो ये है कि हिमाचल के चुनाव में सिर्फ 37,000 वोटें ज्यादा मिली है कांग्रेस को, जो सरकार बन गई 40, और जो है कर्नाटक के अंदर तो वोट परसेंटेज बढ़ गया रविकांत जी। तो इस तरह इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए ज्यादातर छोटे राज्यों के चुनाव में ये सब होता है। अब आप उसी के बरक्स देखिएगा तो पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितना वोट मिला था, लेकिन सीटें उसके पास कुल मिलाकर के 54 थी, तब भी उनके पास 12-13 करोड़ वोट था। तो ये अंतर पर निर्भर करता है कि कौन सी सीट पर कितना ज्यादा। या आप देखिए कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी का पहले वोट परसेंटेज ज्यादा था, लेकिन चुनाव वहां बीजेपी जीती थी। ये एक अलग मसला है, और मुझे लगता है कि ये संवैधानिक चीजें हैं, उस पर हम नहीं जाए तो बेहतर है, क्योंकि जिसका ज्यादा वोट है वही यहाँ चुनाव जीतता है। यहाँ 50% वाला तो कुछ है नहीं। लेकिन मूल जो मसला है वो जो मोदी जी ने कहा, मैं उसकी एक और सच्चाई आपको बता दूं। डॉलर का रेट जब मनमोहन सिंह के जमाने में डाउन हो रहा था तो मोदी जी कह रहे थे कि साहब ये तो प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, और डॉलर की कीमत अगर बढ़ रही है, रुपया का दाम अगर गिर रहा है, तो प्रतिष्ठा भारत की गिर रही है। इस समय डॉलर 82 रुपए का है। अगर आज की तारीख में ये डॉलर 60 रुपए का हो जाए तो भारत दुनिया की तीसरी इकोनॉमी अपने आप हो जाएगा, ज्यादा और करने की जरूरत ही नहीं है। तो जो परचेजिंग पावर पैरिटी है वो जो भारत की कम है, उससे स्थितियां भयावह हैं। भारत के आंतरिक हालात कमजोर हैं। अंबानी, अडानी और अडानी जैसे, टाटा जैसे कुछ और बिलियनियर बढ़ जाएं तो उससे एक तो खेल खराब कर दिया हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने और राहुल गांधी ने, कि जब
अडानी साहब की इकोनॉमी बढ़ती जा रही थी और उस समय ढोल पीटा जाता, अगर अडानी साहब दुनिया के नंबर 1 पर पहुंच जाते, वो दूसरे नंबर पर पहुंच ही गए थे, तो उस समय भी मोदी जी उसको दिखाते कि देखिए विश्वगुरु भारत हो गया क्योंकि अडानी साहब नंबर 1 पर पहुंच गए। तो ये जुमलेबाजी करने में वो बेहद माहिर हैं, और सामान्य जनता है वो इकोनॉमी की भाषा नहीं जानती। सवाल ये है कि जो ये इंडिया है वो 62% वोटर उसके पास है, और भारतीय जनता पार्टी के हालात ये हैं कि इस समय शायद इंडिया के पास 11 स्टेट्स में सरकारें हैं और बीजेपी के पास 15 स्टेट में सरकारें। 15 में से 4 स्टेट्स केवल ऐसे हैं जहां पर बीजेपी अपने दम पर चुनाव जीत करके आई है, यूपी, उत्तराखंड, गुजरात और असम। इसके अलावा 5 राज्य ऐसे हैं जहां पर उन्होंने तोड़ करके अपनी सरकारें बनाई, चाहे वो मध्य प्रदेश हो या और दूसरे राज्य हो। नंबर 3, बाकी जो 6 स्टेट हैं वहां पर गठबंधन की सरकारें हैं। तो कहां साहब बीजेपी विश्व विजेता है? एक गजब तरीके का नैरेटिव चलाया जाता है। और मोदी जी तो अभी तो कर्नाटक में हार करके चले आए हैं, हिमाचल में हार करके चले आए हैं, तो वही जीतेंगे क्या? ये खाली नैरेटिव है। लेकिन अब उस नैरेटिव में जो अलायंस बना है इंडिया, वो ज्यादा मजबूती के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। और जो बेरोजगारी का आलम है, और एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं कि खुद आरएसएस के दूसरे नंबर के दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि इस समय भारत की जो चुनौती है वो जॉबलेस ग्रोथ है। अब आप देखिए, जिस कॉरपोरेट ने मोदी जी को भर भर करके चंदा दिया, वो पीएसयूज या वो बहुत सारी कॉरपोरेट घराने की कंपनियां, उन्होंने कोरोना काल में लोगों की छटनी की, एक जॉब नहीं दिया उन्होंने, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपका मध्यम उद्योग था, लोअर जो उद्योग था, उसको कोई सरकार ने कहीं से कोई मदद नहीं दी। 5 किलो राशन के नाम पर वो देश में लोगों को नमक खिला करके उनके स्वाभिमान को छलनी कर रहे हैं। ये देश अब देख रहा है, इस सच्चाई को जान रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि अब वो गारंटी और वारंटी और जुमला ये सब नहीं चलने वाला। मैंने कहा ना कि गारंटी दी तो थी कुछ दिनों पहले उन्होंने कि ये सब जो एनसीपी के लोग हैं वो जेल जाएंगे, वो डिप्टी सीएम हो गए। अब उनकी गारंटी वैसे ही है। इसलिए मुझे लगता है कि चीजें अब बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, लोग समझ रहे हैं, और मोदी जी का छद्म लोगों को सामने आ गया। अब चीजें उस तरह की नहीं है जैसे लोग भरोसा करते। ये जो अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लाया है, अभी तो जनता का अविश्वास प्रस्ताव नहीं आया, वो मई में आएगा, और उसके लिए नोटिस नहीं दी जाएगी, वो सीधे मोहर लगाएगा, और तब मोदी जी का हाल क्या होगा ये हम ही लोग देखेंगे और यही बात करेंगे। चलिए, अपनी बात आपने रखी रविकांत जी, बहुत विस्तार से समझाया। मीनू जी कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए मैम। हाँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ हिमाचल के बारे में। मैं आपको बता दूं कि हिमाचल में बीजेपी को 2017 में 48.8% वोट मिला था, लेकिन इस बार 42% पे रह गया है वो वोट, और कांग्रेस ने 43.9% इस बार वोट लिए हैं। तो मतलब कांग्रेस ने अपना पिछला बैकलॉग भी कंप्लीट कवर किया, और 2% से 1.5% से करीब आगे भी रही। तो बीजेपी को हिमाचल में करीब 7% का लॉस है टोटल वोट का। हालांकि अल्टीमेटली मार्जिन, वो डिफरेंस कम है दोनों के बीच में परसेंटेज का, लेकिन बीजेपी 7% वोट उनका कम हुआ है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी राशिद जी। चलिए मैम, आंकड़ों की बाजीगरी में तो वाकई अब ये पब्लिक उलझी रहेगी, लोग उलझे रहेंगे। आप लोग कदम कदम पर उनको थोड़ी सी राह दिखाते हैं, लेकिन मोदी जी जिस तरह का नरेशन सेट करते हैं, और सर ने भी कहा छदम, ये शब्द इस्तेमाल किया, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, जो उन्होंने रख दिया। अब इसको इंडिया यानी कि विपक्ष गठबंधन किस प्रकार से भेद पाता है तो समय बताएगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी तरफ से चल दिया है। तमाम विपक्ष इस वाली बात पर करने भी लगा के तीसरे नंबर का जो उन्होंने ये चौकिया वाला मारा है कि साहब तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। अब इसी के अंदर आंकड़ों की बाजीगरी में किस प्रकार से हम और आप या विपक्ष किस तरह से लोगों के सामने सही और साफ तस्वीर पेश कर पाता है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल तो जो आंकड़ों की बाजीगरी गोदी मीडिया और हमारे प्रधानमंत्री जी वगैरह सब लोग दे रहे हैं, उसी में देश उलझा हुआ है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। रविकांत जी बहुत शुक्रिया आपका। मीनू मैम आपका बहुत शुक्रिया। दर्शकों, नेक्स्ट टाइम हम किसी अच्छे टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होते हैं। फिलहाल कोशिश ये है कि आपके सामने जब भी कभी सत्ता पक्ष के लोग कोई ऐसा
कॉन्टेस्ट रखते हैं, कोई ऐसा सवाल रखते हैं जिसको समझने में, जिसको थोड़ा सा आत्मसात करने में दिक्कत होती है, हमारी कोशिश यही रहती है कि देश के जो बुद्धिजीवी वर्ग है उनसे हम समझें और हम खुद भी समझें और आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए कि आखिरकार ये जुमला है या फिर हकीकत है, कभी कुछ हमारा भी बन जाएगा या नहीं। नेक्स्ट टाइम हम किसी दूसरे अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद।